तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को, लेक्चर नंबर 4। और कोशिश करेंगे कि आज ये जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और इसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो ध्यान से समझिए सवाल नंबर 16। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर सवाल होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको भी ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं इनके बारे में लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो वैसे तो हम किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, इसलिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते ही हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने एक्सरसाइज 4.6 में सीखा था, ठीक है। तो ये सवाल अगर सीखना है तो पहले एक्सरसाइज 4.6 पढ़नी होगी, उसके बाद ही ये सवाल सीखना शुरू करिएगा, तभी आपकी समझ में भी आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन है सबसे पहले इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो दिखाई देता है ना 1/x, 2 के साथ में क्या है 1/x, तो ये जो 1/x है इसे हम मान लेंगे u, ठीक है। और 1/y को इसी तरह से मान लेंगे v, और 1/z को इसी तरह से मान लेंगे u, v और w, ठीक है। p, q, r भी मान सकते हैं, a, b, c भी मान सकते हैं, जो मान सकते हैं वो मान लेना। और इस तरीके से हमने इक्वेशंस को रिड्यूस करना 10वीं क्लास में भी सीखा था, ठीक है। तो अब अगर u भी लिख देंगे इनकी जगह तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। 2 1/x की जगह क्या आ जाएगा u, 3 1/y की जगह, भाई 3 के साथ 1 है तो 1/y की जगह क्या आ जाएगा v, और 10 1/z की जगह क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन तैयार। ऐसे दूसरी बनाएंगे बड़े सावधानी से, 4u माइनस 6v और प्लस 5w इज इक्वल टू 1, और ऐसी तीसरी बनाएंगे। तो इस तरह से आखिरी वाली जो लाइन थी उसमें 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो हमारी तीनों इक्वेशन है इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। ये जो पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हम ax प्लस b वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। a का मतलब होता है इधर की साइड के सारे कॉन्स्टेंट, उनसे बनने वाला मैट्रिक्स। b का मतलब होता है इधर के जो कांस्टेंट हैं उनसे बनने वाला मैट्रिक्स, और x का मतलब होता है यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनसे बनने वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तीन ही वेरिएबल हैं, एक u है, एक v है और एक w है। तो ये मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे साइड में बना के दिखा देता हूँ। सवाल तो इस पेज पे आने वाला है नहीं, सवाल तो हमें अगले पेज पर ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स देख लो एक बार कैसे बनेंगे। मैट्रिक्स ए इधर के जितने भी कांस्टेंट हैं उनसे बनेगा 2 3 10, 2 3 10, 4 v के साथ क्या है माइनस का 6, 5 6 9 और माइनस का 20, ये तो बन गया ए। इसी तरह से b बनेगा, b इधर वाले कांस्टेंट से बनता है 4 1 और 2, और x बनता है जो वेरिएबल्स होते हैं उनसे। तो वेरिएबल्स हैं u v और w, u v और w, ठीक है। a b और x बनाने के बाद अब हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। उन तीनों मैट्रिक्स को अगले पेज पर लिखने के बाद अब सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि डेट ए निकालना, डेट ऑफ ए। तो डेट ऑफ ए निकालने के लिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। वैसे तो हम उसी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होती हैं। अब यहाँ तो एक भी जीरो दिखाई नहीं दे रही, तो किसी के भी लॉन्ग एक्सपेंड कर लो। तो R1 के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 2, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 6 की 20 में करेंगे 6 2 जा 12 और एक जीरो माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, ठीक है, -3। उसके बाद 3 के अलोंग कॉलम और रो एलिमिनेट करा, 4 की 20 में करेंगे तो माइनस का 80 और 6 5 जा 30 माइनस का, ठीक है। आखिरी वाला बचा 10, 10 के अलोंग कॉलम रो एलिमिनेट कर दिए, ये बचा है 4 9 जा 36 और 6 6 जा भी 36। चलो ये तो अच्छा हो गया, इधर जीरो तो बनेगी कम से कम, नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें 1200 मिला
अब 1200 जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है कैसा है, नॉन सिंगुलर। फिर से बोल रहा हूँ कि जिन्होंने एक्सरसाइज 4.6 नहीं पढ़ रखी है उसको पढ़ लेना, तभी सवाल समझ में आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालने का जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है 1/det ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके लिए डेट की और एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो डेट तो हमने निकाल लिया 1200 आ गया है, लेकिन एडजॉइंट अभी नहीं निकला है। तो अब जो है ना सबसे बड़ा काम शुरू होगा एडजॉइंट निकालना। अब एडजॉइंट निकालने के लिए जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सबके निकलेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकलने के बाद उनका ट्रांसपोज किया जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद जाके एडजॉइंट आएगा। तो पहले मैं इन सबके कोफैक्टर निकाल देता हूँ, ठीक है, और सीधे ही मतलब एडजॉइंट ही निकाल देता हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले, सब निकाले। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं वो सिखा रखे हैं एक्सरसाइज 4.5 में। तो कहने का मतलब यही है कि मिसलिनियस तभी पढ़ो जब पहले का सारा पढ़ रखा हो, तभी समझ में कुछ आएगा। सारे कोफैक्टर निकलने के बाद ऐसे निकले थे कोफैक्टर, फिर उनके क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ये थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, ठीक है। सारे कोफैक्टर निकाल कर फिर जैसे ये लाइन है ना A11 A12 A13, तो ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट निकालते समय उसका ट्रांसपोज करके। सारे निकलने के बाद यहाँ पे पुट कर दिए, एडजॉइंट ए भी आ चुका है। तो अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज रखनी है, एडजॉइंट की जगह 1200 रखेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट की जगह 1200 रखेंगे और एडजॉइंट की जगह ये पूरा रखेंगे, और ये ले जा रहे हैं हम अगले पेज पर, ध्यान से देखते रहिए। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट रख दिया, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट रख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दो। अब अगर वो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें ये लिखना पड़ता है, इक्वेशन सॉल्व करने का फार्मूला x इजिकल टू ए इनवर्स बी। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये फार्मूला बनता कैसे है पिछली वीडियोस में। अब x की जगह तो लिख देंगे जो x हमने बना रखा था, दिखा देता हूँ क्या बनाया था x। ये था x u v और w, ठीक है। तो x की जगह तो आ गया u v और w, ठीक है। और a इनवर्स की जगह ये पूरा आएगा 1/1200। तो मैंने इसको जल्दी से लिख दिया है a इनवर्स पूरा। अब b लिखा जाएगा, b देखो क्या है, b ये था 4 1 और 2, इसे भी लिख देता हूँ 4 1 और 2, ठीक है। अब क्या है ना ये जो बाहर है 1/1200 इसको तो ऐसे ही रखेंगे। पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक अलग ही वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना ज़रूर। और ये सब चीज़ें तभी मिलेंगी जब चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितनी भी वीडियो मैंने अब तक बनाई है सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं अभी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी बड़ी तेज़ी से, देखो कैसे हुआ है। 75 4 जा 300, ठीक है, और 150 1 जा 150, 75 2 जा 150। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर दी, बीच में प्लस लगते ही हैं। ऐसे इस रो की मल्टीप्लाई इस रो की इस कॉलम में कर दी, इस रो की इस कॉलम में कर दी, ये पूरा आ गया। फिर इनको प्लस प्लस करके ये आ गया। फिर 1/1200 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में, तो ये बचा हमारे पास। देखो 600 के नीचे जब 1200 आएगा तो 600 से 2 बार कट जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये इस वाले के इक्वल है, इसको यहाँ पे देखो तो सामने लिखा हुआ है u v और w, और उसके सामने इधर क्या लिखा हुआ है 1/2 1/3 1/5, 1/2 1/3 1/5। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि u जो है वो 1/2 है, और v क्या है 1/3 है, और w क्या है वो है 1/5। अब लेकिन ये जो u v w है ये तो हम अपने पास से लाए थे, असली वैल्यू क्या थी उन्हें देखो। u जो था वो 1/x था, v 1/y था और w 1/z था। तो ये लिखते हैं u की जगह 1/x, v की जगह 1/y और w की जगह 1/z, ठीक है। तो x जो है वो कितना आ गया 2 आ गया, y कितना आ गया 3 आ गया,
और z कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा सवाल था 4 नंबर का, जिसे हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। एक बार फिर से पूरे सवाल को देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो इक्वेशन दी गई थी पहले हमने इसको रिड्यूस किया। इसमें जो 1/x 2 के साथ में 1 है ना, 1/x 1/y 1/z, इन्हें मान लिया u v और w। ऐसा मानने के बाद हमारी इक्वेशन जो है बड़ी सिंपल सी बन गई थी। इसके बाद हम ये लिखते हैं कि द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। a लिखना होता है इधर के जो कांस्टेंट हैं उनके लिए, x लिखना होता है वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए, और b लिखना होता है राइट साइड वाले कांस्टेंट के लिए। तो इस तरह से हमें 3 मैट्रिक्स इन इक्वेशन से मिलते हैं, a, b और x। अब इनको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो a का डिटर्मिनेंट जो है ना, हमने अगले पेज पर निकाला, एक्सपेंड कर दिया, R1 कह लूँ, 1200 आया निकल के, जो कि 0 के इक्वल नहीं था। इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब इन्वर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है ना, इसमें ज़रूरत पड़ती है इन्वर्स की। देख लो जरा, x = a इन्वर्स b, यहाँ पे इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पहले इन्वर्स निकालना पड़ता है। अब इन्वर्स निकालना भी कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए ये फार्मूला होता है 1/det इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डेट निकालना पड़ेगा, वो निकला हुआ है। एडजॉइंट निकालने के लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद जैसे हर एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया, फिर उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। एडजॉइंट के केस में ट्रांसपोज करेंगे, निकले तो ऐसे थे लेकिन लिखे ऐसे हैं, देख लो। ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट निकल गया, अब डेट और एडजॉइंट यहाँ पर रख दिया, और रखते ही डेट रख दिया, एडजॉइंट रख दिया, सॉल्व करा। सॉल्व कैसे करा, ये फार्मूला लगाया इक्वेशन सॉल्व करने का, x = a इन्वर्स b। x की वैल्यू रख दी, a इन्वर्स की जगह ये पूरा रख दिया, b की जगह ये रख दिया। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, फिर 1/1200 के अंदर कर दी, ये आ गया, ठीक है। फिर क्या करा, u v w के इक्वल था, ये यहाँ पे रख दिया, फिर कंपेयर करवा दिया। कंपेयर करवाने के बाद इनकी असली वैल्यू रख दी, u की वैल्यू 1/x थी, तो इससे x की वैल्यू 2 आ गई, ऐसी बाकी भी आ गई। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे सवाल एग्जाम्पल्स में भी दिए गए हैं, बुक का एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल तो मिसलेनियस के सवालों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खैर, अब हमारे सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की जो पहली लाइन है वो ये है, ABC आर इन AP। ABC जो है ना वो AP में है। तो इस तरह की चीज़ें 11th में पढ़ी थी कि दीज आर इन AP, दीज आर इन GP। तो जब 3 चीज़ें AP में होती हैं तब क्या होता है, और जब 3 चीज़ें GP में होती हैं तब क्या होता है, पहले तो उसी समझ लो। अगर ABC AP में है, ABC आर इन AP, तो ये जो बीच वाला जो नंबर होता है ना B, वो बाकी के दोनों जो होते हैं उनके AM के इक्वल होता है। AM निकलता है ऐसे, उन दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। अब 2 को इधर इंटू कर देंगे, 2B = क्या आ जाएगा, A + C। तो इस चीज़ से जो फ़ायदा हमें मिलना था वो ये था कि अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो जो मिडिल वाला होता है वो बाकी दोनों के AM के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह से अगर 3 चीज़ें GP में हैं तो मिडिल वाला उनके GM के बराबर होता है। वो ऐसे था कि B² = AC, ठीक है। और अभी क्या है, 2B = A + C। अगर AP में हो तो ऐसे लिखोगे, और अगर यही तीनों GP में होते तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर कहीं ना कहीं करेंगे, और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है इन चारों में से क्या है वो हमें देखनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर ये डिटर्मिनेंट दिख रहा है पूरा, मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट को लिख रहा हूँ नीचे, तो मैंने क्या करा, पूरा डिटर्मिनेंट लिख दिया, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसको छोड़ दिया। इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि क्या ना क्या है इसकी जगह। x तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 2b देख रहे हो ना, 2b की जगह क्या आ जाएगा, A + C। 2b की जगह आ जाएगा A + C, और यहाँ पे लिख देना साइड में कि बिकॉज ABC आर इन AP, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो चुका है। अब ये लाइन का कोई रोल हमारे लिए नहीं रहा, ये ख़त्म हो चुकी है। अब अपने डिटर्मिनेंट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, दिमाग से सोचेंगे कि किस में से किसको माइनस करें, किस रो में किसको प्लस करें। तो
तो आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और फिर देखते हैं कैसे हुआ। ठीक है, तो काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि ये जो मिडिल वाली रो है, मिडिल वाली, इसमें से ऊपर वाली रो को भी माइनस करते हैं, और हाँ ठीक है, इसमें से ऊपर वाली रो को माइनस करते हैं। तो क्या होगा कि एक्स एक्स कट जाएगा, 3 में से 2 जाके 1 बचेगा, और एक्स एक्स कट जाएगा, 4 में से 3 जाके 1 बचेगा। इधर भी एक्स एक्स कट जाएगा, और ए प्लस सी में से 2a जो है वो माइनस हम कर ही लेंगे। तो एक अच्छा तरीका रहेगा कि R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1 से। ठीक है, पहले मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो R2 को चेंज कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसको ऐसे ही लिख दो, R1 को ऐसे लिख दिया। अब इसमें से ये माइनस होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, ये भी कट गया, 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, एक्स एक्स कट गया, a प्लस सी में से 2a गया तो क्या बचा a प्लस सी माइनस 2a। ठीक है, इसके बाद c और 2a में से a गया तो क्या बचा है, तो फाइनली यहाँ पर c माइनस a आ गया। ठीक है, और इसके बारे में भी सोचता हूँ दिमाग लगाकर। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इस पूरी रो को इस पूरी रो में प्लस कर दिया जाए तो देखो 1 प्लस का 1 माइनस का 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगा, और c प्लस का c माइनस का कट जाएंगे, माइनस का a प्लस का है वो भी कट जाएगा, तो पूरे में 0 आ जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन है, इसको मैं लगा देता हूँ। तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे तीनों 0 आ गई हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर पूरी एक रो और पूरा एक कॉलम 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि हम इसकी जो वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं, 0, और इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन था। ए बी सी जो है वो AP में है, अगर ए बी सी AP में है तो उससे ये वाला फ़ायदा हमें मिलेगा कि 2b इजिकल टू a प्लस सी लिख सकते हैं। तो जो 2b था इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, a प्लस सी। उसके बाद हमने क्या किया, R1 में से भी R2 को माइनस किया, और R3 में से भी R2 को माइनस किया। ऐसा करने के बाद हमें ये डिटर्मिनेंट मिला। उसके बाद हमने देखा कि अगर इस रो को इसमें प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पे तीनों जगह पे क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो वही हुआ, तीनों 0 आ गई। और अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या पूरा एक कॉलम 0 होता है तो वैल्यू भी उसकी पूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 0 आ गया, और इस तरीके से ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बचे हुए सवालों को भी निपटाते हैं। चलिए खैर, हमारे सामने अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ABCR इन AP। तो ये जो AP है ना, ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ABC AP में है, अगर ये तीनों AP में है, तो जो मिडिल वाला नंबर है वो बाकी के दोनों नंबर के AM के इक्वल होता है। अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो जो मिडिल वाला नंबर है वो बाकी दोनों के AM के इक्वल होता है। AM कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके। ठीक, अगर ये तीनों GP में होते तो क्या होता, तो मिडिल वाला जो है ना उसका स्क्वायर AC के इक्वल होता, यानी कि मिडिल वाला नंबर बाकी दोनों के GM के बराबर होता। मैं यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, AM और GM, ये सब आपने 11 में पढ़ा होगा। अब अगर इस 2 को यहाँ इंटू कर दिया जाए तो 2b इजिकल टू a प्लस सी, ये चीज़ हमें इस लाइन से मिल जाएगी। तो 3 नंबर अगर AP में है तो मिडिल वाला नंबर बाकी दोनों के AM के क्या होता है, इक्वल। इसका इस्तेमाल इस डिटर्मिनेंट में कहीं ना कहीं करने को मिलेगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से, ये हमें पता लगाना है। तो फिलहाल मैं ये पूरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे उतार देता हूँ। देखिए, डिटर्मिनेंट तो पूरा लिख दिया, लेकिन ये बीच वाला नहीं लिखा था अभी तक, ये तो मैं दिखाना था ना इसलिए। तो देखो x तो ऐसे ही आया, और ये जो 2b है ना, 2b की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस सी, ब्रैकेट लगा कर लिख देना। और यहाँ पे लिखना साइड में, बिकॉज ABC आर इन AP, इस तरह से लिखना। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, सोच लो तुम भी, मैं भी सोच लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद मेरे दिमाग में एक स्टेप आया है कि ये जो R1 है, अगर इसमें से R2 को माइनस किया जाएगा तो होगा क्या, x कट जाएगा,
2 में से 3 जाके -1 बचेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 3 में से 4 जाके -1 बचेगा, इधर भी एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो R3 देख रहे हो ना, R3, इसमें से भी R2 को माइनस कर सकते हैं, फिर एक्स एक्स कटेगा, 4 में से 3 जाके 1 बचेगा, एक्स एक्स कटेगा, 5 में से 4 जाके 1 बचेगा। तो ये एक अच्छा ऑपरेशन मेरे दिमाग में आ रहा है, इसको मैं लगा देता हूँ। तो क्या ऑपरेशन आ रहा है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R3 चेंज टू R3 माइनस R2। तो R1 में से भी R2 को माइनस करा, R3 में से भी R2 को माइनस करा। हम वही रो माइनस कर सकते हैं जो उस स्टेप में इफ़ेक्ट ना हो रही हो। तो ये जो स्टेप है हमारा अगला, इसमें ये वाली रो इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए इसको हमने फर्स्ट में से भी माइनस करा, सेकंड में से भी माइनस किया। ज़्यादा जानकारी के लिए एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ लीजिए, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बताई जाती हैं। तो अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। सेकंड वाली रो में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, कुछ नहीं कर रहे इसमें। ठीक है। उसमें से ये माइनस हो रहा है, एक्स एक्स कट गया, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1, एक्स एक्स कट गया, 2a में से एक ए गया तो एक ए बचा और माइनस का c बचेगा। मैं ये चीज़ आपको इधर साइड में करके दिखा देता हूँ। देखो, x प्लस 2a में से x और प्लस a प्लस c माइनस करेंगे तो x x कट जाएगा, 2a माइनस a माइनस c, माइनस है ना बाहर, तो इस तरह से। ठीक है, ब्रैकेट वो हो जाएगा, तो 2a में से ये गया इस तरह से, a माइनस सी बच जाएगा फाइनली। आप ऐसे साइड में रफ में करके देख सकते हैं। अब इसमें से ये माइनस गया, 4 में से 3 गया तो 1, एक्स एक्स कैंसिल, 5 में से 4 गया 1। चलिए घर, इसके बाद समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। लिखा है कि इफ़ एक्स वाई जेड आर द नॉन ज़ीरो रियल नंबर, एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स इन चारों में से क्या होगा, इसका पता लगाना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डेट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रख देंगे उसको, और फिर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कि इन चारों में से वो किससे मैच कर रहा है। तो चाहे तो आप इस सवाल को खुद से करके भी देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से वीडियो से मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का डेट निकालने वाला हूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ डेट ए। तो सबसे पहले x लिखा जाएगा, R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो रो और कॉलम को कैंसिल करने के बाद y इंटू जेड माइनस 0, यानी कि एक्स वाई जेड ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसके वो क्या हैं, 0 हैं। अब जब हमने इसका डेट निकाला तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसको निकाल लेंगे ये वाला फार्मूला लगा के। इसके लिए पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस ए का एडजॉइंट निकालने के लिए इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब ठीक है, इसके लिए हमें A11, ठीक है, फिर A12, उसके बाद A13, ये सब हमें निकालने पड़ेंगे। हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। ज़्यादातर एलिमेंट तो 0 ही हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हमें x का कोफैक्टर निकालना है तो x के अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करके y इंटू जेड आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पे आया था y इंटू जेड। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे कोफैक्टर भी मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सारे जो एलिमेंट हैं इन सब एलिमेंट के क्या करें, कोफैक्टर निकाल लिए हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद अगर इस तरीके से हैं तो उनको इस तरीके से लिखना पड़ता है ट्रांसपोज करके, उससे क्या होता है कि एडजॉइंट निकल जाता है। अब एडजॉइंट भी हमारे पास आ चुका है और डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ चुका है। अब इन दोनों को हम उस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ये जो फार्मूला है ना, यहाँ पे इनको पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। तो क्योंकि उस पेज पे जगह कम रह गई थी इसलिए मैंने उसको अगले पेज पर नोट कर दिया था। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब det A की जगह एक्स वाई जेड पुट कर दिया जो हमने पिछले पेज पर निकाला था, det A इज इक्वल टू दिस, और एडजॉइंट की जगह ये पूरा पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो 1/xyz है इसको हम अंदर
हर एलिमेंट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिएगा जरा। तो इस तरीके से जो 1/xyz था, इसको हर एलिमेंट में इंटू करने के बाद ज़्यादातर एलिमेंट तो ज़ीरो ही थे, तो वो तो ज़ीरो ही हो गए, और जो 3 एलिमेंट थे उन सब के नीचे xyz आ चुका है। अब क्या होगा कि z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/x। यहाँ पे z से z कटेगा, x से x कटेगा, 1/y रह जाएगा, और यहाँ पे भी ये सब कैंसिल हो जाएगा और 1/z आ जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट क्या है कि ज़ीरो है। अब हम इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/x को x इनवर्स 0 0 0, y इनवर्स 0 0 0 और z इनवर्स। और अब देख लेते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये ए से मैच कर रहा है पूरी तरह से, देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार सवाल को फिर से समझ लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ था इस तरीके से, और हमें इसका इन्वर्स निकालना था, चेक करना था कि इन चारों में से इसका इन्वर्स कौन सा होगा। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमने ये फार्मूला दिमाग में लाया कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/dat ए इंटू एडजॉइंट ए। तो पहले डैट ए निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमने इसका डैट निकाला, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकला, फिर उनको ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ गया। फिर दोनों चीज़ों को, डैट को भी और एडजॉइंट को भी, दोनों को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, और अगले पेज पर हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इस तरह से निकाल दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको खुद से कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का आखिरी सवाल करते हैं। अब ये है हमारे सामने हमारे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। इसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है इस सवाल को। तो इसमें भी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और थीटा के बारे में बताया कि थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। 0 से बड़ा उसके इक्वल है, 2 पाई से छोटा उसके इक्वल है। और हर ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं उन सब में डैट ए, डैट ए, डैट ए और डैट ए लिखा हुआ है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि हमें इस मैट्रिक्स का पहले क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका डैट निकाल लेते हैं, और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तो डैट ए निकालने के लिए, डैट ए निकालने के लिए किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो R1 के लोग ही मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको 1 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो आएगा वो लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और 1। ठीक है, इसके बाद माइनस लगेगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा के लॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट करके बचेगा माइनस साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में प्लस का 1, रो डिलीट और कॉलम डिलीट, ये सब बचा है। माइनस का साइन थीटा 1 माइनस 1 और माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। तो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा की साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएंगे, 0 आ जाएगी, और 0 की इसमें इंटू करके ये पूरा भी 0 बन जाएगा। तो एक ये बचेगा और एक लास्ट में वो बचेगा। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 2 निकाल लिया जाएगा कॉमन, अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डैट तो हमने इसका निकाल लिया, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डैट ए। लेकिन ये जो हमने डैट निकाला ये इन चारों ऑप्शन में से किसी से भी मैच नहीं करता। तो अब हमें इस चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, ये जो साइड में लिखा हुआ है। तो इसकी मदद हम कैसे ले सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। फिलहाल ये पेज तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें इस मैट्रिक्स का डैट निकालना था। हमें ये चारों ऑप्शन देख के पता चला, तो डैट तो हमने निकाल लिया, ये आ चुका है। अब इस डैट का करना क्या है वो डिपेंड करेगा इस पर। तो इसके लिए अगले पेज पर ध्यान से समझिएगा। तो अगले पेज पर मैंने वो लिख दिया है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि थीटा जो है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब जो डिटर्मिनेंट हमने अभी सॉल्व किया है उसके अंदर साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, बल्कि साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो साइन का ग्राफ है उसको समझना पड़ेगा। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे बना दिया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा।
तो साइन का जो ग्राफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस साइन एक्स या साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू -1 से बड़ी और उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन +1 से छोटी और इसके इक्वल हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। देयरफॉर जो साइन स्क्वायर थीटा होगा उसकी वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी होगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसे आप ये ना समझें कि इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दी गई है, क्योंकि अगर इसकी स्क्वायरिंग करते तो -1 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे +1 आता। हमने इसकी स्क्वायरिंग नहीं करी है। हमने ये बताया कि अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्योंकि अगर आप साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो इसमें से आने वाली हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रह जाएगी। तो साइन स्क्वायर की जितनी भी वैल्यू होंगी सब पॉजिटिव होंगी, वो इस बीच में लाई करेंगी, इस बीच में 0 से लेकर 1 के बीच में ये वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिखना होगा। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो जो नेगेटिव की वैल्यू है उनको हमें निकालना पड़ेगा इसके अंदर से। वैसे तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है, लेकिन देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लग गया, स्क्वायर का मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट होंगी कहाँ से, 0 से। उसके पहले की वैल्यूज़ को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अगर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी स्टार्ट कहाँ से, 0 से। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर लगे हुए स्क्वायर की वजह से वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद देखो क्या करना है। हमने जो डिटर्मिनेंट सोल्व किया था वो आया था इस तरीके से, डिटर्मिनेंट सोल्व किया था वो इस तरीके से आया था। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे साइन स्क्वायर थीटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले 1 साइन स्क्वायर थीटा में 1+ हो रखा है, तो हम इसमें 1+ करेंगे। पूरी इक्वेशन में 1+ करेंगे, यहाँ भी 1+ हो जाएगा। 1 में जब 1+ होगा तो 2 आ जाएगा, और इधर भी 1+ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बन चुका है। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1+ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, लेस देन यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 4। अब आगे ये जो पूरा है, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेट ए लेस देन 4। तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर डेट ए जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, 2 से लेके 4 तक से। ये जो बड़े ब्रैकेट हैं ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन भी हो और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी हो। इस चीज़ को फिर से समझने की ज़रूरत है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। थीटा जो है वो 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करता है, यहाँ तक। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो भी यहाँ से यहाँ तक का ही हम बनाएंगे। इसके बाद हम ये जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक, उसके बाद लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो हमेशा हमें कैसी वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव। इसलिए नेगेटिव वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ना पड़ेगा और वैल्यू लेनी पड़ेगी 0 से लेकर 1 तक की। ठीक है, इसीलिए हमने -1 से लेकर 0 से छोटी वैल्यूज़ को हटा दिया और इसको 0 से लेकर 1 तक रखा, पॉजिटिव होने की वजह से। अब आगे क्या करना है, धीरे धीरे इसको हमें जो हमारा डिटर्मिनेंट आया था उसमें कन्वर्ट करना था। हमारा डिटर्मिनेंट ये था, तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसमें 1+ किया। इसमें 1+ करेंगे तो सारे में 1+ करना पड़ेगा इस तरीके से। इसके बाद हमने देखा कि वहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो पूरी इक्वेशन में हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई इसमें की तो ये जो पूरा है इसके जैसा हो गया और ये हो गया डेट ए के इक्वल, तो इसकी जगह हमने लिख दिया डेट ए। तो इससे
पता चल गया हमें कि डेट ए जो है उसकी वैल्यू 2 से बड़ी और उसके इक्वल होगी, 4 से छोटी और उसके इक्वल होगी। दोनों तरफ इस तरह के ब्रैकेट लगाएंगे। मान लो कि अगर ये डेट ए इस तरह का होता कि डेट ए इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, तब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं डेट ए बिलोंग्स टू 2,4, फिर लगते दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स के बारे में 11th क्लास में सिखाया जाता है कि ये ब्रैकेट कब और क्यों लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल था एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, ये भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों काम ज़रूर किया करें। थैंक यू।